नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के जो विद्यार्थी हैं जिनका कि इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एक नियमित छात्र के रूप में एक बार पुनः उन सभी का स्वागत है। आपने जब तक ये कोरोना काल में रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं तो आप लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने YouTube के ऊपर जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स जो हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध हैं अपलोड किए हुए हैं। तो आप में से अधिकांश के पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर अगर आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे तो जितना भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जो जानकारी है आपको प्राप्त होगी और जितने भी सिलेबस से संबंधित टॉपिक्स हैं उस पर आपको कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रोफेसर साहिबान हैं उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसका आप लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक डूंगर कॉलेज की बात है, चूँकि आप सभी लोग स्कूल से कॉलेज में आए हैं पहली बार, तो यहाँ थोड़ा सा जो पैटर्न है वो अलग है। पूरा सिलेबस जो फिजिक्स का है वो 3 पेपर्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं एक बार आपको बता दूं, पिछले जो लेक्चर जो YouTube के ऊपर उपलब्ध है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, उस समय भी मैंने यही कहा था कि सबसे पहले तो आप जो आपका सिलेबस है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड कर लें और उस सिलेबस के अंदर तीनों जो चैप्टर्स है, तीनों जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स से संबंधित जो बातें हैं उनको एक बार सरसरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नया नहीं है। नया इन द सेंस कि जैसे ही आप पहले पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण हमने पहले भी कहीं पढ़ रखा है, सरल आवर्त गति हमने पहले भी कहीं पढ़ रखी है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने 11th या 12th की क्लासेज के अंदर पढ़े हैं या आप में से बहुत सारे लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए होंगे, PMT, PET, इंजीनियरिंग, IIT के लिए। तो जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस, जो थ्योरम्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पढ़े थे, समझ लीजिए ज़्यादा नहीं तो 30 to 40% तो वो सब यहाँ पर भी आपके काम आने वाले हैं। तीनों पेपर्स की जो बुक्स हैं, पब्लिशर अगर हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कॉलेज बुक हाउस और रमेश बुक डिपो और हिमांशु पब्लिकेशन, 3 पब्लिकेशन हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित टेक्स्ट बुक्स जिसको आप कहते हैं पब्लिश करते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं तो आप 3 ये किताबें फिजिक्स से जो संबंधित हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाली किताबें और अंग्रेजी मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली किताबें परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एस चांद एंड पब्लिकेशन की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ये किताब काफ़ी यूजफुल है, आगे भी ये अच्छी स्टैंडर्ड की किताब है। और एक है मैकेनिक्स बाय DS माथुर। ये 2 किताब अगर आप खरीद लेते हैं तो तीनों जो पेपर हैं उनका करीब करीब सिलेबस आपका कवर हो जाता है। जहाँ तक मेरा विषय है, मैं आज आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी के बारे में बात करूँगा। पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि स्थिर आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 2 स्थिर आवेशों के बीच में विद्युत बल की गणना से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस यूनिट में आपके सिलेबस में है। मोटा मोटी आप यूँ समझ लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको सरल शब्दों में समझा दूं कि जिसको ग्रेविटेशन आता है
उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो एक कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। जो भी कैलकुलेशंस, जो भी बातें आपने ग्रेविटेशन में छोटी क्लासों में पढ़ी हैं और यहाँ भी आपके सिलेबस में है, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। वही गुरुत्वाकर्षण का नियम आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब आप उसमें m1 m2 को q1 q2 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके कूलाम का नियम बन जाता है, जो आवेशों के लिए है, चार्ज बॉडीज के लिए है। पहले वैज्ञानिकों का ऐसा मत था कि इस प्रकृति के अंदर जो भी घटना है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण घट रही है, पर जैसे ही आवेश की जानकारी वैज्ञानिकों को हुई तो ज्ञात हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी है। गुरुत्वाकर्षण में तो केवल आकर्षण है, विद्युत के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी है। तो जो कूलाम का नियम दिया गया उसमें हम द्रव्यमान को रिप्लेस कर देते हैं चार्ज से, यानी कि m1 m2 की जगह आप लिख देंगे q1 q2। दूरी का वही महत्व है, यह बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। कैसे, याद रखना भी आसान है। दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान। बस फर्क क्या आया, वहां पर हम केवल आकर्षण की बात करते थे, यहां हम आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण की भी बात करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में प्रतिकर्षण का तो कोई सवाल ही नहीं था, केवल अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन था। चाहे वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो, चाहे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण की बात हो। वहां कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास सूत्र था वो आकर्षण बल का ही था, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ जो हमने सूत्र दिया है F = k q1 q2 अपॉन r²। फर्क इतना ही आया है कि जो कांस्टेंट है वो G वो कैपिटल K से रिप्लेस हो गया, m1 m2 हमारे q1 q2 से रिप्लेस हो गए। ये जो कांस्टेंट K यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम में लेते हैं वो दोनों आवेशों के बीच के अंदर जो माध्यम है, मीडियम है, उस पर इसकी वैल्यू निर्भर करती है और निर्वात में इसका मान सबसे ज्यादा होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है MKS सिस्टम में 9 × 10⁹। यानी कि अगर हम Q1 Q2 को कूलाम में लें तो इसका मान आपको 9 × 10⁹ काम में लेना है। तो अच्छा, ये जो फॉर्मूला है F = k q1 q2 अपॉन r², याद रहे कि यह केवल बिंदु आवेशों पे ही लागू होगा। यदि बिंदु के अलावा और कोई शक्ल है तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस केस में हम इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में इस नियम को काम में नहीं ले सकते। फिर बात की थी हमने कि जब कभी भी कोई आवेश किसी स्थान पर रखा रहता है तो वह अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें अन्य किसी आवेश को रखेंगे तो वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। इसके लिए हमने विद्युत बल रेखाओं की अवधारणा भी रखी थी। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऐसा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी यह अवधारणा हमें समझनी होगी, जिसको कि आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको कि हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं और आप इसको ड्रॉ भी करते हैं कई सारी सिचुएशंस के अंदर। इन्हीं विद्युत बल रेखाओं का संबंध विद्युत फ्लक्स से भी है। बेसिकली किसी भी क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत की मात्रा गुजर सकती है उसको हम फिजिक्स में विद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्येक फ्लोइंग क्वांटिटी, प्रत्येक बहने वाली राशि का, प्रत्येक चलने वाली राशि का फ्लक्स
फिजिक्स में कैलकुलेट होता है। जैसे यदि हम ये माने कि प्रकाश के फोटोन सूर्य से पृथ्वी तक आ रहे हैं, तो एक खिड़की के अंदर से कमरे में आने वाले प्रकाश का फ्लक्स, फोटोन का फ्लक्स जिसको आप कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं अगर चल रही हैं तो विद्युत बल रेखाओं का विद्युत का फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित है चुंबक का फ्लक्स, हवा अगर चल रही है तो हवा का फ्लक्स, पानी बह रहा है तो पानी का फ्लक्स। एवरी फ्लोइंग क्वांटिटी हैज टू बी एसोसिएटेड विद ए फ्लक्स। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी, उसकी मात्रा, उसकी स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। जब हम ये कहते हैं कि फ्लक्स अधिक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इंटेंस है। एक बात और है यहाँ पे कि वो जो क्षेत्रफल जिससे गुजरने वाले फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या ओरिएंटेशन है, क्या एंगल है, यह बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी कमरे के अंदर आने वाली हवा का फ्लक्स, यदि खिड़की जो है वो दीवारों की बिल्कुल पैरेलल लगी हुई है और हवा बाहर से आ रही है, खिड़की के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर हवा पड़ रही है, तो अंदर आने वाली हवा की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लक्स ज़्यादा होगा। और यदि हम खिड़कियों को दीवार के अलोंग, दीवार के साथ नहीं लगाएं, उसके अलग कर दें, पैरेलल कर दें, तो आप देखेंगे कि उसमें से गुजरने वाली जो हवा है वो कम हो जाएगी। तो ये इस एंगल पे भी निर्भर करता है। उसी आधार पे हमने कहा था कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये डेफिनेशन थी, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा जो है वो उस पृष्ठ के अभिलंब की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। थीटा जब 0 होता है तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। इसी फ्लक्स की गणना के लिए गाउस नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसको हम गाउस का नियम कहते हैं। वो ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में समाहित नेट चार्ज, नेट चार्ज का मतलब है जैसे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज हो गया 0, तो नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पृष्ठ जो है वो बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ के लिए ही यह नियम लागू है, और नेट चार्ज जो है वो हम बीज गणितीय योग जिसको कि हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। ये इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने का इंटीग्रल फॉर्मूला है। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी जिसको कि आप कहते हैं वो है। इसी को हमने एक और प्रमेय जिसको कि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ जो दूसरे फिजिक्स के पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड पेपर, वहाँ पे भी ये जो कैलकुलेशन मेथड हैं उसके अंदर भी आपको ये काम में आएंगे। इसको हम, एक ये ऑपरेटर है जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा जिसको कि हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक दूसरा स्वरूप है जो हमने पहले लिखा था उसी के लिए। Divergence of the electric field, epsilon 0 is the electric constant and rho is the total electric charge density। ये divergence of the electric field, इसको आप गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं कि divergence of the electric field is equal to 1/ε0 times the charge density which is present in that particular area। We can calculate electric field by using this Gauss law, using the simple
calculation, that is we calculate flux by using integral E dot ds, and then we calculate flux by using Gauss law, and then we equate the two, and in that way we calculate the formula for electric field. विद्युत क्षेत्र की गणना करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम गाउसियन पृष्ठ के ऊपर इस फ्लक्स फाई की गणना करें मैथमेटिकली, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करके, और दूसरा इसी फ्लक्स फाई की गणना उसके अंदर अवस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के सूत्र से, जो कि व्यवस्था गाउस प्रमेय में है, उसको उपयोग में लाके करें। दोनों को इक्वेट कर दें तो हम बड़ी आसानी से विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो, चाहे रेखीय आवेश के कारण करनी हो, चाहे गोलीय आवेश, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज तक जो भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं वहां पर आवेश या तो बिंदु आवेश के रूप में रहा होगा, या एक सरल रेखा के रूप में रहा होगा, या एक स्फीयर गोले के रूप में रहा होगा, और या बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर रहा होगा। So we will evaluate electric field due to cylindrical distribution of charge, spherical distribution of charge, line charge, point charge। ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं, जिनके आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी है। जितने भी न्यूमेरिकल आपकी किताब के पीछे दिए हुए हैं, सॉल्व या अनसॉल्व, आप देखेंगे तो यही आपने 11th और 12th में भी किए हैं, वही यहाँ पे भी हैं। और एक मज़ेदार बात मैं आपको और बता दूं कि जो न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन वाले उसमें हैं, एग्जैक्टली सेम उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर के अंदर भी मिलेंगे। तो ये 2 in 1 है। जिसको ग्रेविटेशन अच्छे से आता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वाइस वर्सा समझ लीजिए कि जिसको कूलाम लॉ पर आधारित प्रश्न हल करने आते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण वाली जो यूनिट है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इस बात को अगर आप दिमाग में रख के फिजिक्स को पढ़ेंगे तो निसंदेह इस विषय के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, आपको विषय छोटा लगने लग जाएगा कि इतनी सी बात है। क्योंकि अगर आप छोटी क्लासों में जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत सरल होगा। हम लगातार आपसे, जब तक कि इस कोरोना के कारण हमारी जो क्लासेज हैं रेगुलर उसमें स्ट्रीम में नहीं आ जाती हैं, नियमित रूप से नहीं लगने लगती हैं, तब तक YouTube के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों से लगातार बात करते रहेंगे। एक बार पुनः महाविद्यालय में सभी नए आने वाले छात्रों का स्वागत है। धन्यवाद।